हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी मौर्य एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन का पार्ट 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स और बनाए, अगर आपने वो नहीं देखे तो देख लेना। दोज आर ऑल्सो इक्वली हेल्पफुल। ठीक है, सो हम ये स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टार्टिंग के 3-4 पार्ट्स हैं ना, ये तो वेरी असेंशियल है। इसमें बहुत बहुत जो मेन टॉपिक्स हैं और जो 10 मार्क और 8 मार्क्स में आते हैं, मैंने उनको डिस्कस किया है। तो ये देख लेते हैं एंड रात तक मैं कोशिश करूंगी कि बाकी जो 5 मार्क 3 मार्क और अदर मतलब लेस रेलेवेंट टॉपिक है, जो लेस स्कोरिंग टॉपिक्स है ना, मैं उनको भी शेयर कर दूंगी। सो अभी इन पे फोकस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो टॉपिक है आज का वो है वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट में क्या क्या करना होता है पहले तो वो देख लेते हैं। ओबेसिटी, ओवरवेट, अंडरवेट एंड इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है बीएमआई के बेसिस पे, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ना, एक जो डब्ल्यू का ग्रोथ स्टैंडर्ड का क्लासिफिकेशन है बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कराया जाता है। जब आपने बीएन का प्रैक्टिकल किया होगा ना, तो चार्ट्स बनाते हैं, ग्रोथ चार्ट्स, एंड उसमें एक स्टैंडर्ड जेड स्कोर होता है एंड उसके हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं कि जो चाइल्ड है वो अंडरवेट है, ओवरवेट है, ओबीस है, या फिर स्टंटेड है, या फिर ड्राफ्ट ओवर हाइट है उसकी। ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं ना, सो वो भी देखेंगे। उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ वही पार्ट बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ वही डिस्कस कर रही हूँ, फालतू कुछ भी नहीं बताऊंगी। सो ध्यान से देखना वीडियो को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इनके डेफिनेशन आते हैं। ठीक है, कि डिफाइन देम। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी क्या होता है? इट इज़ द कंडीशन कैरेक्टराइज बाय एक्सेस बॉडी फैट। बॉडी फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, दैट में इम्पेयर हेल्थ। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखी है। आप इसके आगे ना ये भी लिखोगे कि BMI 30 से ज़्यादा होने पे पर्सन को हम ओबीस क्लासीफाई करते हैं, एंड एशियंस के लिए ये 25 से स्टार्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें मैं पहले के वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए बार बार बता के टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सो वो सब याद रखना, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लेना। अब बात करते हैं ओवरवेट। ओवरवेट क्या होता है? बॉडी वेट दैट इज इंक्रीज और अबव देन नॉर्मल बॉडी वेट ड्यू टू फैट, मसल, बोन और वाटर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ओवरवेट फैट की वजह से हो, मे बी देयर कुड बी अदर रीजंस। कभी कभार इडीमा हो जाता है, वाटर रिस्टोरेशन हो जाता है बॉडी में, उसकी वजह से भी ओवरवेट हो जाता है। ठीक है, सो द थिंग इज, जो की पॉइंट है वो है कि बॉडी वेट अबव देन नॉर्मल, ये चीज़ याद रखने वाली है। देन बात करते हैं अंडरवेट की। तो जब बॉडी वेट बिलो नॉर्मल हो जाता है, बॉडी वेट बिलो द हेल्दी रेंज, ऑफन इंडिकेटिंग द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और क्रियोनिक इलनेस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? अंडरवेट में जो बॉडी वेट था वो बिलो हेल्दी रेंज हो गया। एंड क्यों हुआ? क्योंकि मे बी क्या क्या पता कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो पर्सन में, या क्रियोनिक इलनेस हो। ठीक है, एंड अगेन आई एम सेइंग कि जिस भी हिसाब से क्वेश्चन आएगा, ज़रूरी नहीं है तीनों एक्सप्लेन करने को आए, कोई एक आ सकता है, या सिर्फ इन दो में डिफरेंस आ सकता है, तो उसको ना उस हिसाब से आंसर राइटिंग अच्छे से करना। ओके, नाउ बीएमआई का क्लासिफिकेशन टेबल आपको ऑलरेडी मैंने करवाया था पिछले वीडियो में, तो वो देख लेना, नहीं तो ऑलरेडी आपके पास होगा। आई मीन अब तक तो बीएमआई का क्लासिफिकेशन याद हो भी जाना चाहिए, इट इज़ वेरी रेलिवेंट। अब बात करते हैं कॉजेज की। वेट डिसऑर्डर्स के कॉजेज, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं अंडरवेट, ओवरवेट या ओबीस, ये सब क्या है? वेट के डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि वेट डिस्टर्ब हो गए। इन वेट डिस्ट्रप्शंस की वजह से इन फ्यूचर कोई अदर इलनेस हो सकता है। ठीक है, सो मेनली वेट डिसऑर्डर्स हैं। सो क्या क्या कॉजेज होते हैं, पहले हम अंडरवेट का देखेंगे। पुअर इनटेक, प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एनोरेक्सिया हो गया, पॉवर्टी हो गई, पॉवर्टी की वजह से हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है। क्रियोनिक इलनेस हो सकता है, लाइफ मतलब बहुत लंबे समय से कोई बीमारी चलती आ रही है, इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि टीबी वगैरह होते हैं, ये सब क्रियोनिक इलनेस का पार्ट हो जाते हैं। HIV। देन मैल अब्जॉर्प्शन, ऐसा होता है कभी कभार कि पर्सन फूड तो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो फूड उसकी बॉडी में उस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एसिमिलेट नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड होता है, वो हमारा सारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। ठीक है, सो समटाइम्स क्या होता है कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से वर्क करता है, मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, एंड इट कुड लीड टू अंडरवेट या लेस वेट। ठीक है, अभी देखो मैंने तो इसके ना ये शॉर्ट, दैट इज़ वाई एम सेइंग कि मेरे जो वीडियोस है इसमें शॉर्ट नोट्स हैं, और जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ ध्यान से सुनना। अगर सिर्फ आए क्वेश्चन में कि कॉजेज ऑफ अंडरवेट, ठीक है, तो आप ये सिर्फ पॉइंटर्स नहीं लिखोगे, आप एक्सप्लेन करोगे। पुअर फूड इनटेक,
क्यों हुआ पुअर फूड इंटेक? एनोरेक्सिया हो सकता है, पॉवर्टी हो सकता है, टाइम का कमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन क्रॉनिक इलनेस, तो वो क्या है, कैसे है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, क्यों हुआ। वो चीज़ मैं बोल के बता रही हूँ, वो सब मैंने लिखा नहीं है, दैट इज़ वाई ये शॉर्ट नोट्स है। ओके, अब हम देखते हैं ओवरवेट या ओबीज के क्या कॉजेज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेस एनर्जी इनटेक। अब जैसे यहाँ पे हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा लिखा है ना, मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी कंडीशन होती है जो यूजुअली फीमेल्स में देखी जाती है। इसमें होता क्या है कि जो फीमेल होती है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है स्लिम दिखने से, जिसकी वजह से वो अपना खाना छोड़ देती हैं या खाना बहुत कम खाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका डेली जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल नहीं हो पाता, एंड एनोरेक्सिया कंडीशन हो जाती है, जिसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। इसी का रिवर्स होता है बुलीमिया नर्वोसा, जिसमें पर्सन बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करता है, ठीक है। बुलीमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग, सो इट कुड बी द कॉजेज फॉर ओवरवेट और ओबीज, ठीक है। नेक्स्ट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। वी ऑल नो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से भी पर्सन आजकल तो मोस्टली लाइक ओबीज और ओवरवेट हो जाते हैं। देन जंक फूड कंजम्पशन, शुगरी बेवरेजेस कंजम्पशन, जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ की रोल इन इट। देन हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे मैंने अभी हाइपर एक्सप्लेन किया था ना, उसका ही रिवर्स है। इसमें क्या था, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया था, इसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। देन मेडिकेशन एंड ड्रग कुड बी वन रीजन। कभी कभार कुछ मेडिकेशन से बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, या बहुत ओवरवेट हो जाता है, या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो एक्सेस एनर्जी कंजम्पशन होता है और उसके बाद ओवरवेट हो जाता है। तो ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ना, उसको आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसका डाइटरी मैनेजमेंट, सॉरी, डाइटरी मैनेजमेंट देखते हैं। सो अंडर वेट के लिए डाइटरी मैनेजमेंट के गोल्स क्या होंगे? पहले गोल्स लिखना, फिर आगे जो भी आप न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट या मॉडिफिकेशन लिख रहे हो वो लिखना। तो गोल क्या है? टू प्रमोट वेट गेन, टू प्रमोट न्यूट्रिशनल स्टेटस, टू इम्प्रूव, सॉरी, एंड प्रिवेंट डिफिशियंसी, कोई डिफिशियंसी ना हो अंडर वेट पर्सन में। देन डाइट प्लान की बात करते हैं, या फिर न्यूट्रिशनल जो भी हम रिकमेंडेशन देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देने चाहिए, एनर्जी डेंस फूड जैसे कि पीनट बटर, चीज़, मिल्क शेक्स, ये सब कंज्यूम करना चाहिए। एंड द पर्सन शुड यूज़ फुल क्रीम मिल्क, पनीर, घी, नट्स, ये सब, बट इन मॉडरेशन। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अंडर वेट है तो उसको बोलेंगे भाई तुम 1 लीटर घी पी जाओ, दैट वुड एडवर्स द कंडीशन, ठीक है। सो मॉडरेशन में देना है। देन सप्लीमेंट्स इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो, लाइक आयरन एंड B12, कैल्शियम, विटामिन ई, ये सब जो सप्लीमेंट्स हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें न्यूट्रिएंट्स की, तो देखो एनर्जी हाई रहता है, विच इज़ 35 to 40 किलो कैल्स पर केजी पर डे, ठीक है। प्रोटीन भी हाई, मॉडरेट टू हाई रहता है, 1.2 से 1.5। एंड इसके अलावा अदर सप्लीमेंट्स हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, B12, फोलेट, ये सब प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो ओवरवेट का डाइटरी मैनेजमेंट गोल्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट लॉस प्रमोट करना, एंड ग्रेजुअल वेट लॉस है। ग्रेजुअल वेट लॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक बार एक मंथ में तो 12 kg वेट लॉस हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में एक भी किलो वेट लॉस नहीं हुआ, फिर वापस से वो अगेन वेट गेन हो जाता है, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं आइडल वेट लॉस की, तो वो होता है 0.5 kg पर वीक, ठीक है, यानी कि एक वीक में 0.5 kg वेट लॉस इज कंसिडर्ड आइडल, और ये लाइक सस्टेनेबल भी होता है। सेम फॉर वेट गेन भी, कि 0.5 kg वेट गेन पर वीक इज आइडल, दैट इज कि एक महीने में अप्रॉक्स 2 kg का वेट फ्लक्चुएशन इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ये ग्रेजुअल काउंट होता है, ठीक है। एंड और क्या गोल्स होते हैं? इम्प्रूव द मेटाबॉलिक हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ यानी कि मेटाबॉलिज्म सही से होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए हम डाइट में कुछ स्पेसिफिक टीज, कुछ स्पेसिफिक नट्स, सीड्स, या ऐसे कुछ सोक्ड एलिमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है। देन अदर गोल इज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। कैसे कॉम्प्लिकेशंस? डायबिटीज, CVD, क्योंकि यूजुअली इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि किसी पर्सन को अगर ओबेसिटी हो जाता है, ओवरवेट हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना, यानी कि इससे लेवल अप जो बीमारी होगी, नेक्स्ट स्टेप वो डायबिटीज़ होगा, एंड उसके बाद CVD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब एक बार डाइट प्लान या क्या डाइट होनी चाहिए वो देख लेते हैं। कैलोरी डेफिसिट या डिस्ट्रिक्टेड डाइट होनी चाहिए। आइडियली जब हम बोलते हैं वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट डाइट, तो वो 1200 किलो कैल्स
पर डे होता है, ठीक है। इससे कम आप कैलोरीज नहीं दे सकते, बिकॉज इससे कम अगर आप कैलोरीज दोगे तो द पर्सन माइट कोलैप्स, और उसको फिर अदर मसल ब्रेकडाउन एंड फैटिग ये सब प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड शुगर, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, डेफिनेटली, क्योंकि भाई इनमें ऑयल है, फैट है, ठीक है। होल ग्रेन्स कंज्यूम करना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स विच इज़ लाइक रिच प्रोटीन। लो फैट डेयरी कंज्यूम करना चाहिए, लीन प्रोटीन, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के प्रोटीन्स कंज्यूम करने चाहिए। लिमिट पोर्शन साइज। कभी कभार क्या होता है कि कोई पर्सन कहता है कि ठीक है मैं तो डाइट में ओट्स ही खाऊंगा। अब आपने चार चार बाउल भर के ओट्स खा लिए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पोर्शन साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप कुछ फूड रेस्ट्रिक्ट करके उन्हें अनलिमिटेड खा सकते हो रेस्ट को, आपको पोर्शन साइज भी लिमिट करना होगा, ठीक है। बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, तो 20 to 25 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट देना होता है। आप डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे कि लाइक ऑलमोस्ट 15 to 20 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। दैट लिटरली मैटर्स अलॉट। प्रोटीन की बात करें तो 1 to 1.2, ये 1.2 है, 12 नहीं है, 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे देना चाहिए। फाइबर 20 to 30 ग्राम पर डे। फाइबर डाइजेशन में हेल्प करता है। फ्लूइड्स, जो लो कैलोरी ड्रिंक्स होने चाहिए ना वो रिकमेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिल्क शेक्स दे रहे हैं या फिर बिल्कुल फुल फैट वाली लस्सी पिला रहे हैं, नो। जो लो कैलोरी ड्रिंक्स होते हैं ना वो सब, जैसे कि बटर मिल्क दे सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक जूसेस जिसमें मिल्क या डेयरी ऐसा कुछ यूज़ ना हो, जैसे कि मौसमी का जूस, पाइनएप्पल का जूस, ये सब कंज्यूम करवा सकते हैं पेशेंट को फॉर वेट लॉस। देन नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन इन चिल्ड्रन 5 to 19, WHO का जो ग्रोथ स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें इस टेबल को याद कर लो, ये वाला लास्ट ईयर 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो ये रेलेवेंट है। जेड स्कोर, और देखो जेड स्कोर क्या होता है पहले ये समझो। जेड स्कोर यानी कि एक पर्सन का जो BMI है या फिर जो भी हम चीज़ ग्रोथ चार्ट पे लोकेट कर रहे हैं, आइदर इट्स हाइट, वेट या BMI, वो रेफरेंस पॉपुलेशन के मीडियन से, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला होता है ना लाइन, उससे कितना दूर है, कितना नीचे है, कितना ऊपर है, वो हम पता लगाते हैं जेड स्कोर से, ठीक है। अब अगर जेड स्कोर -3 से -3 SG यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पहुंच चुका है, तो इट इज़ सिवियर थिननेस, बहुत ज़्यादा थिन है जो चाइल्ड है। अगर -3 से -2 की रेंज में है, दैट मीन्स कि अगर मोर देन -3 यानी कि -3 से भी नीचे है तो सिवियर थिननेस। -3 से -2 है तो अंडर वेट क्लासीफाई होगा। -2 से +1 है तो नॉर्मल है। +1 से +2 है तो ओवर वेट है, एंड +2 से भी ज़्यादा है तो वो ओबीज है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ थेरापेटिक डाइट्स एंड फीडिंग मेथड्स। ऑब्वियसली आपने ये सब पढ़े होंगे, बट मैं बहुत क्विक रिवीजन दूंगी एंड आपको राइटिंग पैटर्न भी थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वेरिएशंस क्या क्या होती हैं, सॉफ्ट, ब्लॉन्ड, लो रेसिड्यू, हाई प्रोटीन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट होती हैं, ठीक है। स्पेशल फीडिंग मेथड दो ही होते हैं, एंट्रल और पेरेंटल, ठीक है। एक्चुअली पेरेंटल होता है, ये पेरे इटर्नल होता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं, पहले तो थेरेपेटिक डाइट की डेफिनेशन देखो। सो थेरेपेटिक डाइट इज अ मील प्लान दैट इज मॉडिफाइड, इसे मॉडिफाई किया गया है टू मीट द मेडिकल और न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ पेशेंट, ठीक है। एंड MNT दिया जाता है इसमें, विच इज़ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। इसको भी मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो देख लेना। MNT इज गिवन टू मैनेज द डिजीज कंडीशन, ठीक है। तो यानी कि हमने डाइट को जब मॉडिफाई कर दिया, क्यों मॉडिफाई किया, क्योंकि हमें पेशेंट की न्यूट्रिशनल या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, ठीक है। अब इसके टाइप्स देख लो, मैंने बहुत शॉर्ट टेबल बना दिया है। अगर एग्जाम में एक्सप्लेन लिखने को आएगा तो एक्सप्लेन लिखना, अगर शॉर्ट पूछा है 3 to 3 मार्क का है तो ऐसा टेबल बना दोगे तो भी चल जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है एंड यू जस्ट वांट कि मैं जल्दी से कर लूँ, तो ये टेबल आप टेबुलर फॉर्म में बना दोगे ना तो भी यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। सो एक बार इस टेबल को ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहला है क्लियर लिक्विड डाइट। इसमें क्या देते हैं हम, वाटर, टी, ब्रोथ, क्लियर जूस, यानी कि कम्प्लीटली क्लियर, बहुत लाइट जो लिक्विड्स होते हैं ना वो हम देंगे। एंड कब देते हैं ये, पोस्ट सर्जरी, वॉमिटिंग या डायरिया कंडीशन में। नेक्स्ट भी है फुल लिक्विड डाइट। इसमें क्या होता है कि लिक्विड ही रहता है बट थोड़ा थिक हो जाते हैं लिक्विड, जैसे कि मिल्क, सूप, कस्टर्ड, थोड़ा सा मतलब लिक्विड फॉर्म में। एंड पॉरेज, बेसिकली खिचड़ी, दलिया, ये सब दे सकते हैं। ये ट्रांजिशन होता है क्लियर लिक्विड डाइट से सॉफ्ट डाइट की तरफ, ठीक है, या नॉर्मल डाइट की तरफ।
सो सॉफ्ट डाइट की बात करते हैं। सॉफ्ट डाइट में क्या होता है, लो फाइबर होता है, इजी टू डाइजेस्ट होती है। ये डेंटल सर्जरीज के बाद दी जाती है, अल्सर्स में दी जाती है। नेक्स्ट वी हैव ब्लैंड डाइट। ब्लैंड डाइट नाम से समझ आ रहा है, नो नो ऑयल, नो स्पाइस, एकदम बेसिक होता है, ठीक है। ये कब दिया जाता है, गैस्ट्राइटिस में, अल्सर में, या GARD गर्ड कंडीशन में। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी बहुत रेलिवेंट है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आई मीन फिफ्थ नंबर का जो है वो है लो रेसिड्यू डाइट, जिसमें कि लो फाइबर फूड्स ऐड किए जाते हैं। एंड कौन सी कंडीशन में देते हैं इसको, डायरिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन कंडीशंस में इसको प्रोवाइड करते हैं। देखो, लो रेसिड्यू का मतलब क्या है कि खाना खाया, खाना पच गया, पचने के बाद ना जो वेस्ट है ना वो बहुत कम है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लो रेसिड्यू डाइट्स। एंड दैट इज वाई इस डाइट में फाइबर बहुत कम होता है। अब अगर किसी एक स्पेसिफिक डाइट को एक्सप्लेन करने को आता है, या किसी दो डाइट में डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये टेबल से आपको ग्लिम्स याद रहेंगे, इस इनसे थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाकर लिख देना अपने हिसाब से, ठीक है। मूविंग ऑन टू फीडिंग मेथड। फीडिंग मेथड में सबसे पहला है एंट्रल न्यूट्रिशन विच इज ट्यूब फीडिंग मेथड। ये क्या होता है कि जो फूड है वो डायरेक्टली GI ट्रैक में हम इन्फ्यूज़ कर देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा ये जो बॉडी पार्ट होता है, ये हमारा माउथ है, तो माउथ से जो यहाँ तक का है ना, इसको हम स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली गैस्ट्रिक वाला जो पार्ट है ना, GI ट्रैक, उसमें फूड को डालते हैं। होता क्या है, ये कब यूज़ किया जाता है, इसमें ऐसी कंडीशन में जो पर्सन है वो अपने फूड को च्यू नहीं कर पा रहा है, स्वालो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अभी भी वर्किंग है, सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो कौन सी कंडीशंस में इसको देते हैं, स्ट्रोक पेशेंट, ओरल कैंसर हो गया है, वही अगेन बकल कैविटी स्किप कर दिया, अनकॉन्शियसनेस है क्योंकि भाई वो फूड को च्यू नहीं कर सकता, स्वालो नहीं कर सकता। देन सर्जरी पेशेंट, सर्जरी हुई है, एंड किसी पर्सन को स्वेलोइंग डिसऑर्डर है, नेक में कोई इशू है, तो भी हम ये एंट्रल फीडिंग मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कौन कौन से रूट्स या कौन कौन से मेथड, ये रूट्स के बेसिस पे ही मेथड्स का डिफरेंशिएशन है, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नोज से स्टमक में जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज नेजो ड्यूडिनल रूट ट्यूब, जो नोज से इंटेस्टाइन में सीधे फूड को डिलीवर करता है। ये भी अगेन शॉर्ट टर्म ही होता है, एंड इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कोई इन्फेक्शन ना हो, हाइजीन बहुत मेंटेन करके रखनी होती है इन कंडीशंस में, ठीक है। देन लास्ट इज गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है। गैस्ट्रोस्टोमी में ट्यूब को डायरेक्टली स्टमक या फिर एब्डोमेन में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इट कुड बी अ लॉन्ग टर्म फीडिंग मेथड। अब बात करते हैं कि बेसिकली हम एंट्रल फीड में देते क्या है, ठीक है। जैसे इसके टाइप्स हैं। पहला है पॉलीमेरिक, जिसमें हम होल प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। सेकंड इज एलिमेंटल, जिसमें हम प्री डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स देते हैं, दैट इज कि जो ऑलरेडी थोड़ा हाफ या सम पार्ट ऑफ इट आर डाइजेस्टेड, ठीक है। एंड अगर कभी मैल अब्जॉर्प्शन जैसे कंडीशन आती है कि कोई न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसको प्री डाइजेस्ट करके फीड करा रहे हैं, तो ये एलिमेंटल एंट्रल फीड का टाइप है। देन वी हैव मॉडुलर, जिसमें कि सिर्फ एक न्यूट्रिएंट की फीडिंग कराते हैं, कोई भी स्पेसिफिक हो सकता है, प्रोटीन, कार्ब, या जो भी कंडीशन है उसके बेसिस पे। देन लास्ट है स्पेशलाइज्ड, जैसे कि जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है, किडनी, लिवर, डायबिटीज़, ऐसा कोई भी कंडीशन है, तो उसमें हम उनके हिसाब से जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरेंट्रल, यस, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, जिसमें जो ये आईवी फीडिंग होती है, इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो GI ट्रैक है वो नॉन फंक्शनल हो गया, वो सही से काम नहीं कर रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं, PPN, TPN। PPN की पेरिफेरल पेरेंट्रल फीडिंग या न्यूट्रिशन, सॉरी, एंड TPN विच इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। पेरिफेरल नाम से समझ आ रहा है, विच इज आधा अधूरा। ये कैसे करते हैं, वाया हैंड वीन, जो हैंड की जो वीन होती है उसके थ्रू करते हैं, ये शॉर्ट टर्म होता है। जबकि जो TPN है वो चेस्ट की वीन, जो सेंट्रल वीन होती है उसके थ्रू करते हैं, ये लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। देन ये कब करते हैं इसको यूज, सिवियर पेनक्रियाटिस, सिवियर पेनक्रिएटाइटिस है, यानी कि पेनक्रियाज का इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा, एंड GI जो ट्रैक है वो सही से काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज GI परफोरेशन हो गया है, यानी कि जो GI ट्रैक है उसमें होल्स हो गए हैं, छेद हो गए हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है, इस कंडीशन में भी हम ये मेथड यूज करते हैं। देन IBD विच इज
इंटेस्टाइनल बोल डिजीज हो गया है उस कंडीशन में, देन सिवियर मैलअब्सॉर्प्शन हो रहा है, तब भी हम ये आईवी मेथड यूज करते हैं। एंड इसमें क्या क्या देते हैं हम, कार्ब्स में डेक्सट्रोज दे देते हैं, प्रोटीन में डायरेक्टली अमीनो एसिड देते हैं, फैट में लिपिड इमल्शंस प्रोवाइड कराते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट और जो भी रिक्वायर्ड विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, सो हमारे दो टॉपिक कवर हो गए, ये है थर्ड टॉपिक इस वीडियो के लिए, लास्ट है एंट्रिक फीवर। इसका क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, लिटरली हर बार, एंड ये डायरेक्टली 5 to 7 या 8 मार्क में आता है। ठीक है, इसका राइटिंग पैटर्न देख लो, बहुत क्विक बताऊंगी, सभी को टाइफाइड के बारे में पता है, बट कैसे लिखना है एक बार वो देख लेते हैं। एंट्रिक फीवर बेसिकली यानी कि टाइफाइड, ये होता क्या है, इट इज कॉमनली नोन एज टाइफाइड फीवर। इट इज अ फीवर दैट कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड कौन सा बैक्टीरियम होता है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, enteric fever, commonly known as typhoid fever, is a bacterial infection caused by bacterium Salmonella typhimurium. ये किसको इफेक्ट करता है, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक को, ब्लड स्ट्रीम को, जिससे क्या होता है कि प्रोलॉन्ग फीवर होता है, वीकनेस होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, फटीग हो जाता है। अभी इसके आगे थोड़े सिम्टम्स ही पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, फीकल ओरल रूट से, थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर, पुअर सैनिटाइजेशन और हाइजीन है। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हो, ज़रूरी नहीं है स्ट्रीट वेंडर्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी हो सकता है कि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करो और वहाँ पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एंड इफ समवन कंज्यूम दैट फूड तो उन्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, समटाइम्स कैरियर्स के थ्रू हो जाता है, जो एसिम्पटोटिक पीपल होते हैं। बेसिकली एसिम्पोमेटिक का मतलब है कि उनकी बॉडी में वो बैक्टीरिया तो है, बट वो सिम्टम शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हाई फीवर, चिल्स, वीकनेस, फटीग, एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, ड्राई कफ भी होते हैं। अब डायग्नोसिस की बात करते हैं, कैसे करते हैं, इसका क्लासिक विडाल टेस्ट है, वी ऑल नो। देन इसके अलावा ब्लड कल्चर, स्टूल या यूरिन कल्चर, जिसमें हम बैक्टीरिया की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। देन वी हैव सीबीसी विच इज कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम जो ल्यूकोसाइड्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इन सब के काउंट से एस्टिमेट करते हैं कि व्हाट कुड बी द इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि अगर इसको अनट्रीटेड रखा, लाइक पहले के टाइम में ऐसा होता था जब टाइफाइड का क्योर नहीं था, तब ऐसा हो सकता था, या फिर आज भी कोई पर्सन ऐसा है, इफ़ ही और शी इज़ कम्प्लीटली वेरी पुअर, तो उसको ये हो सकता है कि भाई उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, या किसी ने नेग्लेक्ट कर दिया अपने टाइफाइड के कंडीशन को, तो क्या हो सकता है आगे, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। सो व्हाट आर दोज कॉम्प्लिकेशन, नंबर वन, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन, यानी कि जीआई ट्रैक में इन्फेक्शन है एंड वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि परफोरेशन हो जाएंगे। हेपेटाइटिस हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, या फिर कोरियोनिक कैरियर स्टेट जनरेट हो सकती है। ठीक है, अगर बात करें इसके न्यूट्रिशन और डाइटरी मैनेजमेंट की, पहले गोल्स देख लेते हैं। गोल्स क्या है, टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस, मेंटेन हाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्रोवाइड एडुकेट एनर्जी फॉर हीलिंग, अवॉइड जीआई इरिटेशन फूड्स। ठीक है, ऐसे फूड्स नहीं खाने हैं जो जीआई ट्रैक ऑलरेडी उसमें इन्फेक्शन है तो उसे इरिटेट करे। डाइटरी गाइडलाइंस की बात करें तो देखो, एनर्जी हाई देना है 30 to 35, प्रोटीन 1 to 1.2 विच इज मॉडरेट टू हाई, कार्ब इजिली डाइजेस्टेबल कार्ब देने हैं। रोटी वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि उसमें फाइबर होता है, हमें फाइबर रिड्यूस करना है डाइट से। फैट्स लिमिटेड और कम अमाउंट में दे सकते हैं, फ्लूइड बहुत ज़्यादा, ओआरएस, कोकोनट वाटर, सूप्स, लेमन वाटर, जो भी फ्लूइड मिल रहा है सब दे दो। ठीक है, फाइबर कम्प्लीटली लो, क्योंकि फाइबर का अमाउंट अगर बढ़ेगा ना तो गट का इरिटेशन होगा एंड हीलिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। तो फाइबर, जिस जो भी रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, अभी इसको आगे भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ फाइबर होते हैं, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। इसके अलावा वाइटामिन मिनरल्स में जितने भी वाइटामिन होते हैं, स्पेसिफिकली मिनरल्स में आयरन और जिंक पर फोकस किया जाता है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है टाइफाइड पेशेंट को। अब हम देखेंगे फूड टू इंक्लूड, कौन कौन से फ्लूइड देने होते हैं, फूड्स देने होते हैं। फ्लूइड तो देखो ऑल टाइप्स, चाहे कोकोनट वाटर है, ओआरएस है, यानी कि जो हीलिंग फ्लूइड्स होते हैं ना वो देना है। मैं ऑलरेडी एक बार लिख चुकी थी, इसलिए दोबारा नहीं लिखा है। कार्ब्स में सूजी खीर, राइस पॉरेज, वाइट ब्रेड, बॉइल्ड पोटैटो, ये सब दे सकते हैं। देन स्किम्ड मिल्क, सॉफ्ट बॉइल्ड एग, पनीर, कर्ड, दाल वाटर, ये सब दे सकते हैं। बनाना, स्ट्यूड एप्पल, पपाया, कस्टर्ड, खिचड़ी, सूप्स, ये बेसिकली डाइट होती है एक टाइफाइड पेशेंट की।
अब एक टाइफाइड पेशेंट को कौन कौन से फूड अवॉइड करने हैं? रॉ वेजीज एंड जो फ्रूट की स्किन होती है, क्योंकि इसमें होता है फाइबर। देन होल पल्सेस, अगेन फाइबर है। लेग्यूम्स, फाइबर है उसमें। फ्राइड स्पाइसी ऑयली फूड, फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। जो हमारा गैस्ट्रिक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ऑलरेडी सही कंडीशन में नहीं है, तो वो ये सब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, इरिटेट हो जाएगा। पिकल्स, चटनी, सॉसेस, इन सभी में हाई स्पाइस या हाई फ्लेवर होते हैं, दैट इज वाई दे आर एडवाइज टू इग्नो, मतलब अवॉइड। ठीक है। देन कैफीन, कोला, जूसेस, जो पैक जूसेस होते हैं, ये सब कुछ नहीं देना है। सो दैट वाज द डाइट ऑफ अ टाइफाइड पेशेंट। बहुत बार पूछा गया है डाइटरी मैनेजमेंट इसके बारे में, तो इसको अच्छे से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।